हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एट द सडन आग पकड़ लेता है। यानी कि लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 1857 के रिवॉल्ट के पीछे हालांकि बहुत सारे रीजंस जिम्मेदार थे, चाहे वो इकोनॉमिक रीजंस हो, पॉलिटिकल हो, सोशियो रिलीजियस रीजंस हों, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा ज़रूर बढ़ रहा था। लेकिन उसने रिवॉल्ट का रूप नहीं लिया। लेकिन 1857 के टाइम पर एक टाइम ऐसा आया जब अचानक से सभी लोगों का डिस्कंटेंट उबाल मार गया और इस रिवॉल्ट ने बहुत तेज़ी से आग पकड़ ली। तो क्या था वो इवेंट जिसकी वजह से रिवॉल्ट अचानक ही शुरू हो गया? सो हम देखते हैं कि 1857 के टाइम पर ही एक समय ऐसा आया जब लोगों को लगने लगा कि वो जो आटा यूज़ कर रहे हैं उसमें बोन डस्ट मिलाया जाता है। यानी कि इस तरीके की अफवाह उड़ाई गई कि आटे के अंदर हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। और साथ ही जितने भी सिपाहीज आर्मी में भर्ती थे उन्हें नए एनफील्ड राइफल्स दिए गए। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो पुराने वाले राइफल्स थे वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने उसको एनफील्ड राइफल के साथ रिप्लेस किया। लेकिन साथ ही यह अफवाह भी उड़ने लगी कि एनफील्ड राइफल के अंदर जो भी बुलेट यूज़ होती है उसको एक कवर में रखा जाता है जिसको पहले छीलना पड़ता है, यानी उसके कवर को मुंह से छीलना पड़ेगा और उसके बाद उस बुलेट को राइफल में लगाकर यूज़ किया जाएगा। अब उसके साथ समस्या ये थी कि उसका जो कवर बनाया जाता था वो बीफ और पिग फैट से बनाया जाता था। इस तरीके की अफवाह उड़ने लगी। अब क्योंकि सेना के अंदर तो दोनों ही तरीके के सैनिक भर्ती थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी, इसी वजह से ये जो अफवाह है ये जंगल की आग की तरह फैल गई और सब लोगों के अंदर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट बढ़ने लगा। और बस यही रीज़न था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट की स्टार्टिंग सिपाहीज ने की थी। लेकिन हम इसे होल सोल सिपाही म्यूटिनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर सिविलियंस ने भी पार्टिसिपेट किया था। बट क्योंकि इसको स्पार्क जब मिला था, यानी जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे सिपाहीज इन्वॉल्व थे, इसी वजह से कुछ फॉरेन राइटर्स इसे सिपाही म्यूटिनी कह देते हैं। सो रिवॉल्ट की स्टार्टिंग मेरठ से होती है जो दिल्ली से कुछ 58 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 मई 1857 को यह रिवॉल्ट जोर पकड़ लेता है। हालांकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिली जिसमें सिपाहीज का गुस्सा देखा गया। वेस्ट बंगाल बहरमपुर के अंदर 19th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर्स को भी यही एनफील्ड राइफल्स प्रोवाइड किए गए। हालांकि उन्होंने सबसे पहले इन एनफील्ड राइफल्स को यूज़ करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें पनिश भी किया गया। 34th नेटिव इन्फेंट्री की बात करें जिसमें कि मंगल पांडे नाम का एक बहुत ही युवा और बहादुर सिपाही था, उसने तो एक कदम और आगे बढ़कर अपने ही एक ऑफिसर के ऊपर गोली चला दी, जिसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई। और अब अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा कि अगर जल्द ही इसे नहीं रोका गया तो दूसरे सैनिकों का हौसला भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से अप्रैल 8 को मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया और साथ ही 34th नेटिव इन्फेंट्री को मई के अंदर डिसबैंडन कर दिया गया। सेम हम देखते हैं 7th अवध रेजिमेंट के साथ भी हुआ, क्योंकि जिस आर्मी के सोल्जर ने उन एनफील्ड राइफल्स को यूज़ करने से मना कर दिया उन सभी को डिसबैंडन कर दिया गया। वहीं जब इसी तरीके की घटना मेरठ में हुई सो अप्रैल 24 को 3rd नेटिव कैवलरी के कुछ 90 लोगों ने उस ग्रीस कार्टेजेस को यूज़ करने से मना कर दिया, जिसमें से 85 को डिसमिस कर दिया गया और 10 साल की जेल में डाल दिया गया। इस वजह से जो बचे हुए सोल्जर थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से की भावना पनपने लगी। वेरी नेक्स्ट डे 10th ऑफ मई को उन्होंने अपने बंदी सैनिकों को छुड़वाया और पुलिस ऑफिसर्स जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उनके ऊपर गोलियां चला दी और इस तरीके से इस रिवॉल्ट ने आग पकड़ ली। दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके के हालात थे।
जो लोकल इन्फेंट्री थी उन्होंने अपने ही एक हाई ऑफिशियल साइमन फ्रैसर को मार डाला। साथ ही हम देखते हैं लेफ्टिनेंट विल्बी को भी अब ऐसा लगने लगा कि बहुत जल्द ब्रिटिशर्स का अंत नज़दीक है। यदि कोई भी ऐसा कड़ा कदम ना उठाया गया जिससे सिपाहियों को रोका जाए तो बहुत जल्द अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंका जा सकता है। अब क्योंकि मेरठ में इस रिवॉल्ट को स्टार्ट तो कर दिया उन सैनिकों ने, लेकिन वो लीडरलेस थे, इसीलिए सर्वसहमति से सभी ने ये फैसला लिया कि दिल्ली पहुंचा जाए और वहां जाकर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल्स के लास्ट एम्परर थे, उन्हें एज अ लीडर चुना जाए। अब क्योंकि बूढ़ा बादशाह कभी भी लीडरशिप नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि अब उसकी उम्र ढल चुकी है और इस तरीके से किसी दूसरे को लीडर बनाया जाए। पर क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि बहादुर शाह जफर को ही इस रिवॉल्ट का लीडर बनाया जाए, इसीलिए ना चाहते हुए भी बहादुर शाह जफर ने इस जिम्मेदारी को अपने सर लिया और इस तरीके से ये छोटी सी म्यूटनी एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी वॉर में बदल गई। बहादुर शाह जफर ने अपने सभी इंडियन रूलर्स को और दूर दराज रह रहे सभी चीफ्स को लेटर लिखकर उनको एक होने के लिए कहा और साथ ही इन फॉरेनर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करने के लिए चिट्ठियां लिखी। क्योंकि देश के अलग अलग कोनों में पहले से ही बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो अपने लोगों का नेतृत्व कर रहे थे और वहां पर एक्टिवली अंग्रेजों के खिलाफ जो बन पड़ता था वो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक सेंट्रल लीडरशिप बहादुर शाह जफर के अंडर इन सभी लीडर्स को मिली, यानी कि जैसे ही बहादुर शाह जफर की चिट्ठी इन सभी लीडर्स को मिली तो इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए और इसी के चलते ये रिवॉल्ट और ज़्यादा मजबूत हो गया। अब क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे सिविलियंस ने इसको ज्वाइन किया, जिसमें हम देखते हैं पीजेंट्री, आर्टिसंस, शॉपकीपर्स, लेबर्स, जमींदार, ये वो सभी लोग थे जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अत्याचार से काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके थे। क्योंकि अब सिपाही और सिविलियन दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे तो इससे अंग्रेज और ज़्यादा घबराने लगे। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने लायक है कि जो पीजेंट उन ज़मींदारों से परेशान थे, उन मनी लैंडर्स से परेशान थे जिन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किया था, तो इस रिवॉल्ट के आड़े ऐसे ज़मींदार और मनी लैंडर्स के भी जो खाते थे उन्हें जला दिया गया, उनसे कहीं ना कहीं ज़मीनें छीन ली गई, उन ज़मींदारों और मनी लैंडर्स को भी मारा गया। ब्रिटिश के जितने भी लॉ कोर्ट्स थे, रेवेन्यू ऑफिसेस थे, जितने भी रिकॉर्ड्स थे, पुलिस स्टेशंस थे, सब में आग लगा दी गई। बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज़ों को मारा जा रहा था। लेकिन क्योंकि नुकसान तो दोनों तरफ का ही हुआ था, एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अकेले अवध के अंदर इस रिवॉल्ट में 1,50,000 लोग मारे गए, जिसमें से 1 लाख केवल सिविलियंस थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि 1857 का रिवॉल्ट एक सिपाही म्यूटिनी थी, क्योंकि बहुत सारे सिविलियंस ने भी अपनी जान देकर इस रिवॉल्ट को जिंदा रखा था और सबके मन में केवल एक फीलिंग थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगा दिया जाए और अपना राज एस्टेब्लिश किया जाए। तो क्योंकि रिवॉल्ट पूरे ही इंडिया में फैल रहा था, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर्स ने लीडरशिप को संभाला। जैसे कि हम बात करें तो दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल एम्परर थे, वो खुद इस रिवॉल्ट का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि क्योंकि वो काफ़ी एज ओल्ड हो चुके थे, जिस वजह से वो उतना अच्छे से संभाल नहीं पा रहे थे रिवॉल्ट को, इसलिए उनके अंडर में जनरल भक्त खान ने इस जिम्मेदारी को निभाया। हालांकि जनरल भक्त खान जो हैं वो बरेली से भी रिवॉल्ट संभाल रहे थे। बात करें कानपुर की, जहां पर नाना साहिब बहुत अच्छे से अंग्रेजों को धूल चटा रहे थे। नाना साहिब जो कि लास्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के अडॉप्टेड सन थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत वो सभी राजकुमार, वो सभी रजवाड़े जिनको ये कहकर उनकी गद्दी से हटा दिया गया था कि आप अडॉप्टेड सन हैं, वो सभी अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। उसी तरीके से नाना साहिब की भी फैमिली टाइटल उनसे छीन लिया गया था और उन्हें पुणे से हटाकर कानपुर भेज दिया गया था, एक लिविंग पेंशनर की तरह, यानी कि अब आप किंग नहीं हैं बल्कि अंग्रेजों की पेंशन पर जिएंगे। इन सब चीज़ों का गुस्सा था नाना साहिब के अंदर और इसीलिए उन्होंने
कानपुर के अंदर जो इंग्लिश गवर्नर था सर ह्यू व्हीलर, उसको 27 जून 1857 को मार डाला और कानपुर पर कब्जा कर लिया। इसी तरीके से लखनऊ में इस रिवॉल्ट को बेगम हजरत महल काफ़ी अच्छे से संभाल रही थी। लखनऊ के जो नवाब थे उन्हें मिस गवर्नेंस के चलते अंग्रेजों ने उनकी गद्दी से हटा दिया था और साथ में जेल में डाल दिया था, और बस तभी से लखनऊ का ताना बाना बेगम हजरत महल ने संभाला हुआ था। अब क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके अंदर काफ़ी गुस्सा था और जनता भी विद्रोह करने को आतुर थी, तो इसी वजह से उन्होंने लीडरशिप दिखाते हुए लखनऊ में भी रिवॉल्ट की घोषणा कर दी। उसी तरीके से हम देखते हैं बरेली में खान बहादुर खान ने इस रिवॉल्ट का नेतृत्व किया। बिहार के अंदर एक बहुत ही बड़े जमींदार कुंवर सिंह ने इस रिवॉल्ट के मोर्चे को बिहार में संभाला। आगे हम देखते हैं फैज़ाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला ने बहुत बखूबी तरीके से रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया और अंग्रेज़ों को खदेड़ फेंका। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम कोई भी नहीं भूल सकता और बच्चे बच्चे की जुबान पर होता है, उन्होंने झांसी से इस रिवॉल्ट का मोर्चा संभाला। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो ना जाने कितनी ही कहानियां हम सब ने बचपन से सुनी हैं। डलहौजी नाम के गवर्नर जनरल ने जब उनके अडॉप्टेड सन को गद्दी पर बैठने से मना कर दिया, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जब ये रूल बनाया गया कि अडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता, उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी और यह नारा भी दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हालांकि झांसी की रानी के इस विद्रोह में तात्या टोपे ने उनका काफी साथ निभाया। वही तात्या टोपे जो बचपन में उनके गुरु हुआ करते थे, उनको ये जो ट्रेनिंग थी सिपाही बनने की तात्या टोपे ने ही दी थी। दोनों मिलकर ग्वालियर गए, लेकिन ग्वालियर के राजा ने उनका साथ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि सिंधिया कहीं ना कहीं इस वॉर में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। लेकिन झांसी की रानी ने बहुत बहादुरी से इस युद्ध में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इसी क्रम में हम आगे शाहमल का नाम सुनते हैं, जो एक बहुत ही बहादुर सिपाही थे। हालांकि वो आर्मी के अंदर तो नहीं थे, एक लोकल विलेजर हुआ करते थे, लेकिन उनके मन में एक सिपाही था जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत चाहता था। बागपत से नेतृत्व संभालते हुए शाहमल ने 84 गांवों को एक किया और रात में लोगों तक संदेशा पहुंचाने के लिए विलेज टू विलेज कांटेक्ट किया। इन्हीं विद्रोह के चलते लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट के बनाए हुए ब्रिजेस को, रिवर्स को, रोड्स को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसका मोटिवेशन था कि जो आर्मी है, स्पेशली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की आर्मी है, जो उन इंडियंस को अटैक करने आ सकती है, उसको आने में दिक्कत हो और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन गांवों तक ना पहुंच सके। दूसरा रीज़न ये भी था कि वो हर तरीके से ब्रिटिश सिंबल को इंडिया से मिटाना चाहते थे। एक ऐसा समय भी आया जब कुछ टाइम के लिए ऐसा लगने लगा कि अब अंग्रेज़ों का खात्मा हो सकता है और हिंदुस्तानियों का जो राज है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन अचानक से 1857 जुलाई में शाहमल को अंग्रेज ऑफिसर दुनलाप ने मार डाला। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने 20 सितंबर 1857 पर वापस दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट कर दी। काफ़ी लंबे युद्ध के बाद जॉन निकोलसन ने लीडरशिप संभाली और बहादुर शाह जफर को प्रिजनर बनाकर रंगून भेज दिया। इस तरीके से वापस से दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब रिवॉल्ट जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था, क्योंकि जो मेन लीडरशिप रोल में बहादुर शाह जफर थे उनको ही अंग्रेजों ने कैद कर दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही उनके सामने उनके दोनों राजकुमारों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इसी के साथ माना जाता है कि इंडिया से मुगल एम्परर का रूल जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया और आगे 1 by 1 जितने भी ग्रेट लीडर्स थे सबको हार का सामना करना पड़ा।
सर कॉलिन कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 में कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहिब को बुरी तरीके से हरा दिया, जिसके बाद नाना साहिब नेपाल चले गए। 1859 के बाद कभी भी नाना साहिब के बारे में किसी ने नहीं सुना। साथ ही उनका साथ देने वाले तात्या टोपे भी सेंट्रल इंडिया के जंगलों में कहीं छुप गए। अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को किसी ब्रिटिश ऑफिशियल ने ढूंढ के मार डाला। साथ ही हम देखते हैं लखनऊ पर भी अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। वो झांसी जहां बहुत ही ज़्यादा बहादुर वीरांगना झांसी की रानी लड़ रही थी, उन्हें भी बैटल फील्ड में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसी वीरांगना के बारे में हार का सामना कहना गलत होगा, वह युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ट्रिब्यूट देते हुए उस समय के गवर्नर ने ह्यूरोज ने कोट किया था, हेयर ले द वीमेन हु वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबल। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कुंवर सिंह, भक्त खान, खान बहादुर खान, राव साहिब, मौलवी अहमदुल्ला, सभी को आखिर में एक बहुत बुरे अंत का सामना करना पड़ा। वापस से 1859 में ब्रिटिश अथॉरिटी ने पूरी तरीके से इंडिया पर कब्जा कर लिया, पर क्योंकि 1857 का विद्रोह पूरे ही ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक आई ओपनर था, इसीलिए 1857 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स किए गए जिससे कि अंग्रेज़ों को दोबारा इस तरीके का रिवॉल्ट ना देखने के लिए मिले। इस रिवॉल्ट ने भारत की धरती पर बहुत खून खराबा देखा। इतने ज़्यादा संघर्ष के बाद और इतना अच्छे लीडर्स होने के बाद भी आखिर क्यों फेल हो गया 1857 का रिवॉल्ट? ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वापस ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रीऑक्यूपाई कर लिया? तो ये सब रीजंस जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।